हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीना और आप देख रहे हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहां करते हैं एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी। टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे थे हम, तो अभी हम अपने प्रैक्टिस सेशन में करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस के लिए। तो देखते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following comprises teaching skills? निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल शामिल है? ठीक है, शिक्षण कौशल शामिल है ये बताना है हमें। पेन ले लेती हूँ मैं। Which of the following comprises teaching skills? सबसे पहले तो देखिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ठीक है, खाली बोर्ड पर लेखन बिल्कुल शामिल होता है हमारी टीचिंग स्किल्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग भी टीचिंग स्किल्स में शामिल होता है। एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग भी टीचिंग स्किल्स में शामिल होता है। चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज डी। Next one is which of the following statement is most appropriate? मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कहा विच वन इज करेक्ट और विच वन इज रॉन्ग। इसमें लिखा है विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो क्या है? टीचर कैन टीच, शिक्षक पढ़ा सकते हैं। टीचर हेल्प कैन क्रिएट अ स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, शिक्षक सीखने की इच्छा रखने में एक छात्र की मदद कर सकते हैं। लेक्चर मेथड कैन यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, विकासशील सोच के लिए व्याख्यान पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। टीचर्स आर बोर्न, शिक्षक पैदा होते हैं। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे। टीचर कैन टीच, ठीक है, शिक्षक पढ़ा सकते हैं। सही है, शिक्षक पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर टीचर एक अच्छा टीचर हो, और कोई जरूरी नहीं है कि कोई आम आदमी जो अभी शिक्षक नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। नेक्स्ट इज टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट स्टूडेंट डिजायर टू लर्न, शिक्षक सीखने की इच्छा रखने वाले छात्र की मदद कर सकते हैं और उसमें सीखने की इच्छा को पैदा कर सकते हैं। ये सही है, सही बात है। ये टीचर्स आर बोर्न ऐसा नहीं है। हम टीचर की ट्रेनिंग भी लेते हैं। लेक्चर मेथड्स कैन यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग। तो देखिए लेक्चर मेथड में तो जो स्टूडेंट है उसका रोल पैसिव होता है, एक्टिव रोल सिर्फ टीचर का होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं होती, तो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। टीचर हेल्प कैन क्रिएट स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज, भारतीय इतिहास का पहला भारतीय इतिहासकार कौन था? तो ये था कल्हान। ठीक है, ये कल्हान याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे। कल्हान जो था वो भारतीय इतिहास का पहला भारतीय इतिहासकार का था जिसने क्रमबद्ध रूप में भारतीय इतिहास को लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें से देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस इज एन एग्नेक्सर टू करिकुलम. Curriculum is the same in the educational institutions affiliated to a particular university. Syllabus is not the same in all the educational institutions affiliated to a particular university. अब इसमें ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए दोनों चीजें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कैरिकुलम? दो चीजें पता होनी चाहिए, सिलेबस क्या है एंड कैरिकुलम क्या है। तो देखिए सिलेबस सिलेबस यानी सिलेबस देखिए तो एक थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट है, जबकि कैरिकुलम एक थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट है। सिलेबस हम बात करें तो एक साल में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे एडमिशन लिया, एमबीए में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है, हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। कैरिकुलम की अगर हम बात करें तो अगर हम एमबीए कर रहे हैं तो उस एमबीए में हमारी किन किन स्किल्स का डेवलप होगा, हम ओवरऑल क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी, चैप्टर वाइज भी, और साथ में हमारे अंदर किन किन स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, तो वो चीज होती है कैरिकुलम। जबकि सिलेबस है एक नैरो कंसेप्ट है और बताता है कि पर्टिकुलर जो ईयर है या सेमेस्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जो फर्स्ट है सिलेबस इज पार्ट ऑफ अ करिकुलम, ये बिल्कुल
सही है। नीचे के जो हम देखेंगे सिलेबस इज एनेक्सर टू करिकुलम, ऐसा नहीं है, ये पार्ट होता है और करिकुलम इज सेम इन ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शंस इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समझ के स्तर का है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट है हमारा डिफाइन नाउन, सेकेंड है डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। तो देखिए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें, सिर्फ डिफाइन नाउन करना है, सिर्फ डिफाइन नाउन हो तो वो तो हम रट्टाफिकेशन या मेमोरी लेवल जो है, मेमोरी लेवल पे भी हम ये बता सकते हैं कि नाउन क्या होता है। बट इफ वी वांट टू डिफाइन नाउन इन आवर ओन वर्ड, हमें अपने खुद के शब्दों में संज्ञा को परिभाषित करना है तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना होगा, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए और हमें वो पूरी तरह से समझ में आया होगा, तभी हम अपने खुद के शब्दों में उसे डिफाइन कर सकेंगे। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बता रहा है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेकंड, ओनली सेकंड, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ में बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिक्स्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल ओवरहेड प्रोजेक्टर। इंस्ट्रक्शनल मटीरियल बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक सामग्री नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, निर्देशात्मक सामग्री यानी वो सारे सामान की बात करें जो कि हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम में आते हैं, टीचिंग में काम में आते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। प्रोजेक्टर से स्लाइड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वीडियो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो कैसेट्स, ठीक है, लेक्चर और डिलीवर हो सकता है ऑडियो कैसेट से। प्रिंटेड मटेरियल भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं। ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता, तो ये कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, हमको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, सेकंड इज लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, third is lecture method is only one way process, and last one is during lecture method students are passive। अब तो कौन सा सही नहीं है। देखिए जब हम अपनी क्लास की थी लेक्चर मेथड को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, तो सबसे पहली चीज नीचे से मैं शुरू करती हूँ, ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव, बिल्कुल सही है ये तो, स्टूडेंट्स पैसिव होता है। एक्टिव रोल कौन पार्टिसिपेट करता है, टीचर। स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बीच में पार्टिसिपेट करने की, बीच में बोलने की, क्वेश्चनिंग की बहुत ज्यादा परमिशन नहीं होती। सिर्फ एक शॉर्ट इंटरवल दे सकता है लेक्चरर की लास्ट में कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज जो स्टूडेंट है उसका काम होता है सिर्फ नोट्स लिखना और चुपचाप लेक्चर सुनना। तो स्टूडेंट्स आर पैसिव, सही है ये। लेक्चर मेथड इज वन वे, ये बिल्कुल वन वे है बिकॉज स्टूडेंट्स पैसिव हैं और सिर्फ टीचर सॉरी, स्टूडेंट्स पैसिव हैं और सिर्फ टीचर एक्टिव है। तो दिस इज श्योरली अ वन वे प्रोसेस। नेक्स्ट इज लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, तो ये जो है ये भी एकदम सही है। लेक्चर मेथड से आपकी नॉलेज डेवलप होती है, लेक्चर आप सुनते हैं, नोट्स लिखते हैं, एंड दिस लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, तो ये जो है ये करेक्ट नहीं है। लेक्चर मेथड से रीजनिंग डेवलपमेंट नहीं होता, लेक्चर मेथड से रीजनिंग डेवलपमेंट नहीं होता बिकॉज स्टूडेंट तो पैसिव बैठे हैं और सिर्फ जो टीचर है उसको सुनते हैं। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, डेफिनेटली नहीं होता है मुख्य उद्देश्य कि सिर्फ स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करा दे, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, बिल्कुल सही है, ये जो बी है सही है, ये ऑब्जेक्टिव होता है हायर एजुकेशन में टीचिंग का कि जो स्टूडेंट है उसके माइंड को इतना केपेबल बना दे कि वो खुद अपने डिसीजन ले सके। टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर,
तो मेरे ख्याल से बी ही इसमें एकदम सही होता है, बिकॉज न्यू इंफॉर्मेशन देना, न्यू इंफॉर्मेशन तो हम कैसे भी न्यूज़पेपर पढ़ के, मैगजीन्स पढ़ के कैसे भी ले सकते हैं, तो हायर एजुकेशन का ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। और स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए मोटिवेट करना, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करना किसी भी लेवल की एजुकेशन का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर बी होगा, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना स्टूडेंट्स में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंदर सबसे पहले विश्वसनीयता वैधता सुनिश्चित करती है, रिलायबिलिटी इंश्योर्स वैलिडिटी। तो ये तो ठीक नहीं है, कोई चीज अगर रिलायबल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वैलिड होगी या वो वैध होगी। ठीक है, विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित बिल्कुल नहीं करती है। वैलिडिटी इंश्योर्स रिलायबिलिटी, वैधता जो है वो विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। तो देखिए ये भी ठीक नहीं है कि कोई वैध है, कोई स्टेटमेंट वैधता है तो वहां पर विश्वसनीयता भी होगी, ये भी गलत है। फिर है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये जो है ये सही लगता है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर कोई रिलायबल है तो जरूरी नहीं है वहाँ वैलिडिटी भी होगी, और जो वैलिड है जरूरी नहीं है वो रिलायबल भी होगा। तो इसमें सी जो है, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्यूशन, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का संकेत देता है। तो देखिए मूल्यांकन किसका होता है, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का संकेत, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं मूल्यांकन के। तो कोई भी स्टूडेंट है पूरे साल पढ़ता है, फिर उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, परीक्षा से किया जाता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, और सबमिटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सारी मेथड्स होते हैं इवैल्यूएशन के। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, राम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, राम को 200 में से 45 अंक मिले, बिल्कुल ये उसका वैल्यूएशन है। मोहन गॉट 38% मार्क्स इन इंग्लिश, मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक मिले, तो बिल्कुल ये भी एक इवैल्यूएशन मेथड है। श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी मिली, ये भी एक इवैल्यूएशन मेथड है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे जो हैं वो मूल्यांकन की विधियां हैं और मूल्यांकन का संकेत देते हैं। नेक्स्ट, टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग, शिक्षक सीखने के लिए दृश्य एड्स का उपयोग करता है, क्यों करता है, बिल्कुल निश्चित रूप से ताकि जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो उसका क्लास है वो बहुत और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और लोग फटाफट उसे सीख लें। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर विजुअल एड्स को यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस है सिंपल, मोर नॉलेजेबल, क्विकर, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर डी जो है, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सरल, सिंपल बनाना, विजुअल एड्स से सिंपल बनाना, अधिक जानकारी तो नहीं, जानकारी तो जितनी देनी है उतनी ही देते हैं, उस विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता है। इट्स क्विकर, नहीं क्विकर नहीं, उल्टा समय ज्यादा लगता है, विजुअल एड्स को भी उसमें ऐड करना है तो उस पर ज्यादा वर्क करना पड़ता है टीचर को। और बट वो वर्क करता है, बट क्योंकि उससे क्या होता है वो दिलचस्प बन जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाती है क्लास। The teacher's role at the higher education level is to हायर एजुकेशन लेवल पे टीचर की क्या भूमिका होती है। उच्च शैक्षणिक स्तर पर शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित है, छात्रों को जानकारी प्रदान करें, छात्रों में आत्म शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के हल में मदद करना। तो देखिए क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, प्रमोट सेल्फ लर्निंग। तो देखिए ये सही लगता है, हायर एजुकेशन में सेल्फ लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, आत्म शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन, वहां पर सेल्फ लर्निंग नहीं होती, लेकिन जब हायर एजुकेशन है तो सेल्फ लर्निंग को प्रमोट किया जाता है।
उसके बाद एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ये तो हर लेवल पे होता है। हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम। तो देखिए एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट। कौन सा जो शिक्षक है आपको सबसे अधिक पसंद आएगा। फर्स्ट जो पंक्चुअल है, हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी, हु ऑफन अम्यूज हिज स्टूडेंट, जो अक्सर अपने छात्रों को खुश करता है, प्यार और आदर्शवादी दर्शन है, अनुसंधान योग्यता है जिसमें, और जो उसकी समय का पाबंद है। ठीक है, अनुसंधान योग्यता है जिसमें तो अब देखिए वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। पंक्चुअल, पंक्चुअल तो टीचर को होना ही चाहिए, स्टूडेंट को भी होना चाहिए। हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, तो देखिए आप नेट दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपके कोर्स में हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन में जो है रिसर्च बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिसर्च का, और टीचर जो है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड होना एक बहुत ही अच्छी टीचर की क्वालिटी होती है। तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नीचे के हम ये ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी, तो ये अच्छे टीचर की बहुत सारी जो क्वालिटीज, मेन क्वालिटीज हैं, उसमें हम शामिल नहीं कर सकते। हु ऑफन अम्यूज हिज स्टूडेंट्स, तो देखिए ये शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि अनुसंधान योग्यता रखता हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचर स्टूडेंट। सबसे पहले तो देखिए माइक्रो टीचिंग होती क्या है। माइक्रो टीचिंग यानी कि किसी ने पहले पढ़ा दिया, वो रिकॉर्डेड लेक्चर है। रिकॉर्डेड लेक्चर को देखकर टीचर ये देखता है कि कहाँ पे कमियां हैं और उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, स्टूडेंट से फीडबैक लेता है, तो वो होती है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट टीचर during the practice teaching, after the practice teaching, before the practice teaching, or none of the above। तो भाई इसमें सही आंसर होगा 14 का, none of the above। बिकॉज प्रैक्टिस टीचिंग नहीं होता है, जो भी आपका टीचिंग हुआ है, लेक्चर हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग देखी जाती है। फिर एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, शिक्षा निम्न का एक शक्तिशाली साधन है। सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, उपरोक्त सभी। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो शिक्षा से क्या क्या होता है, तो देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमने शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे उस हिसाब से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, सामाजिक परिवर्तन आता है, व्यक्तिगत परिवर्तन में भी आता है, व्यक्ति में अपने में, और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन भी आता है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबाउट, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई जैसे एग्जाम्पल में लूँ तो शिक्षा की वजह से कई तरह की कुरीतियां हैं, जो विधवा विवाह नहीं करना है या सती प्रथा को बंद करना है, ये सारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थे जो कि शिक्षा की वजह से या एजुकेशन की वजह से है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी हमारे अंदर से, हमारे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आता है उसे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और वो एक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और ये निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या सांस्कृतिक परिवर्तन की मैं बात कहूँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है एजुकेशन की वजह से, क्योंकि संस्कृताइजेशन इफेक्ट भी आता है, और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित रूप से होता है। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। ठीक है, छात्र के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान इससे प्रभावित होता है। छात्र के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का योगदान, ठीक है, जो टीचर है, टीचर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कहाँ, मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, कैसे किससे अफेक्ट होता है, कांस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नीड, यानी कि शिक्ष जो छात्र है, छात्र का जो आत्मबोध है उसका
इनर कॉन्शियस है, जो सेल्फ कॉन्शियस है, सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका टीचर, उस पर टीचर कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है, टीचर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उसमें कैसे कर सकता है, तो वो चीज बतानी है। कांस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नीड, छात्र की आवश्यकताओं को निरंतर पूर्ति करके क्या वो कर सकता है, जी नहीं, ये नहीं होगा। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज, क्लासरूम एक्टिविटीज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने से क्या स्टूडेंट के सेल्फ रियलाइजेशन पे कोई इफेक्ट आता है, नहीं आता है। ये तो जो है अपना एक जो है जिसे हम कहेंगे डिसिप्लिन रखने से रिलेटेड है। सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड गोल्स एंड पर्पस, ठीक है। अगर तो ये सही लगता है, अगर जो टीचर है स्टूडेंट्स की जो जरूरतें हैं, उसके जो गोल्स हैं, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उसका पर्पस है, उसके प्रति सेंसिटिव हो जाए, उसके प्रति सेंसिटिव होकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन, स्टूडेंट के सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ काम कर सकता है। तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रिक्ट रेनफोर्समेंट टू एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, शैक्षणिक मानदंडों का सख्त सुदृढ़ीकरण, तो ये भी नहीं होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, विच इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग, टीचिंग में जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कौन सा है। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। छात्रों को सजा देना तो देखिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन क्लास, लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो देखिए जो फर्स्ट वाला है वही सही आंसर है, लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देना किसी भी स्टूडेंट की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है बल्कि। तो डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही है क्लास में, ये तो बिल्कुल सही है। और लेक्चरर जो है आपका बिल्कुल इम्प्रेसिव में, जितना ज्यादा अच्छा इम्प्रेसिव वे में होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। और ब्लैक बोर्ड पे स्केचेस ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करना मतलब 100% हेल्प करता है टीचिंग में और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 18th, verbal guidance is least effective in the learning of, मौखिक शिक्षण निम्नलिखित में से कम प्रभावी है। अब वर्बल अगर गाइडेंस देते हैं तो कौन सी ऐसी जो लर्निंग है जहाँ पे वो बहुत कम काम करेगा। सबसे पहला है एप्टीट्यूड, स्किल्स, एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप। तो देखिए वर्बल गाइडेंस जो स्किल्स हैं उसमें थोड़ा सा कम काम करता है। टेक्निकल स्किल्स होती हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करने की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। एप्टीट्यूड में वर्बल गाइडेंस काम आ सकती है, एटीट्यूड में वर्बल गाइडेंस काम आ सकती है, रिलेशनशिप में आ सकती है, दृष्टिकोण, संबंध, अभिरुचि, इन तीनों में वर्बल गाइडेंस काम आ सकती है। लेकिन अगर कौशल जो है, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, उसमें मौखिक शिक्षण बहुत ज्यादा काम नहीं आता। चीजों को प्रैक्टिकली करना पड़ता है और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन लर्निंग, सीखने में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होता है। द ये है द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड एडिक्वेट परफॉर्मेंस, एक पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने में अंतर्दृष्टि का विकास। Next is the development of insight into what constitutes the pitfalls and dangers to be avoided. क्या नुकसान और खतरों के गठन में अंतर्दृष्टि का विकास बचे रहे। उसके बाद है द प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मॉरल सपोर्ट, द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल हेल्प। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, सीखने में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताना है। निरंतर नैदानिक और उपचारात्मक मदद का प्रावधान नहीं होता, प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान नहीं होता, और ये जो है पिटफॉल्स एंड डेंजर्स को अवॉइड करने का ये भी नहीं होता। देखिए ए इसमें करेक्ट आंसर होगा, द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड एडिक्वेट परफॉर्मेंस। तो ये चीज जो है एक स्टूडेंट में एक ऐसा इंसाइट डेवलप करना कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम पर्याप्त रूप से अच्छी हो जाए। स्टूडेंट में ऐसा इंसाइट डेवलप करना कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम अच्छी हो जाए,
और मतलब पर्याप्त हो जाए, निश्चित हो जाए, अच्छी परफॉर्मेंस वो करे, स्टूडेंट में ऐसा इंसाइट डेवलप करें कि वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट में ऐसा इंसाइट डेवलप करना है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये जो एस्पेक्ट है टीचर का जो रोल है लर्निंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। टीचर का कौन सा रोल लर्निंग में इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट में एक ऐसा इंसाइट डेवलप करना कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमम लेवल तक जाए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज पर्सनल एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो भैया देखिए, व्यक्तिगत समायोजन, पर्सनल एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये हमने बार बार पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? व्यवहार का संशोधन या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जो है इसका मेन पर्पस होता है लर्निंग का। सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये सब नहीं है। मेन पर्पस क्या होता है एजुकेशन का कि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी इस फ्री कोचिंग के बारे में बताएं, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स ही मेरे लिए एकमात्र प्रोत्साहन है कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं और रेगुलर आपको कोचिंग देती रहूं फर्स्ट पेपर की। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।